अरे ओ चांदीलाल, कितनी धीरे धीरे काम करता है तू। सारा दिन तू खाली खाना ही खाता है क्या। मेरे खेत में अभी तक धान की रुपाई नहीं हुई है। सबके खेत धान रुप चुके हैं। पैसे तो तू रोज मांगता है। ऐसी कड़वी बातें सुनकर चांदीलाल को बहुत बुरा लगा। चांदीलाल ने कहा, अरे सेठ जी, काम तो मैं कर ही रहा हूँ। देखो कितने मैंने खेत बो दिए। अरे चुप हो जा, न तो काम से निकाल देंगे। चुपचाप काम कर ले। कितना काम करूं। ये सब सोचकर चांदीलाल को बहुत बुरा लग रहा था। चांदीलाल ने कहा, सारी खेत की कटाई भी कर दी है, अब मैं क्या करूं। धान भी बो दिया है। सारा दिन तो काम करता हूं, पैसे तो बिल्कुल नहीं देते। ये सब सुन के सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। चांदीलाल गांव के चौराहे पे जाकर बैठ गया और सोचने लगा, दिन भर काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, खेतों में लगा रहता हूँ, घर में अनाज का दाना नहीं, एक भी पैसा नहीं। क्या कर रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर में गांव के बैंक का बाबू आ रहा था। उसने देखा चांदीलाल उदास बैठा हुआ है। तब उस बैंक के अफसर सोहम ने कहा, अरे क्या हुआ चांदीलाल, यहाँ क्यों बैठे हुए हो। कोई तकलीफ है तो बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। बैंक में तुम्हारे पैसे भी नहीं आ रहे, क्या कोई दिक्कत है। तुम्हारा खाता बंद हो जाएगा अगर बैंक में पैसे नहीं जमा कराओगे तो। अरे साहब, क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। जिस लाला के खेत में मैं काम करता हूँ वो मुझे एक भी पैसे नहीं देता। बीमार रहता हूँ, एक दिन छुट्टी करता हूँ तो पूरे महीने की तनख्वाह काट लेता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या काम करूं। बैंक का बाबू बहुत ध्यान से चांदीलाल की बातें सुन रहा था और तब चांदीलाल कहता है, अरे बाबू, अगर आपके नजर में कोई काम हो तो दे दो। मैं आपके घर में आपके यहाँ कुछ काम कर लूंगा, माली का काम कर लूंगा, और भी कुछ काम होगा तो कर लूंगा। अरे तुम जानते हो चांदीलाल, यहाँ पे एक छोटा सा घर है, उसमें इतना काम रहता नहीं है, मेरी पत्नी कर लेती है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, क्यों ना तुम जंगल जाकर लकड़ियाँ काटो और लकड़ियाँ आकर यहाँ बेचो, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है, लोगों को लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए। लोग लकड़ी लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाते। तुम जंगल में जाओ और वहाँ से लकड़ी लेके आओ, ये काम तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चांदीलाल ये सब बातें करके घर की तरफ जाता है। तभी उसकी पत्नी देखती है चांदीलाल उदास होता है। उसकी पत्नी कहती है, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। घर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है खाने को, मुझे बहुत भूख लगी है, और आप उदास क्यों हैं। चांदीलाल चुपचाप बैठ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, अरे भगवान, हमारी तो किस्मत फूट गई है। मुझे लाला ने काम से निकाल दिया है और मेरे पैसे भी नहीं दिए, मेरा मेहनताना भी नहीं दिया। अब हम पूरे महीने क्या खाएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गरीबी हम दोनों को मार देगी। मैं तुम्हारा भी ख्याल नहीं रख पाता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम चाहे तो अपने मायके जा सकती हो। कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, और अगर हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो हम दोनों देखेंगे। चांदीलाल बाजार की तरफ निकलता है कि कुछ उधारी राशन लेके आए। चांदीलाल देखता है सेठ जी वहाँ चाय की दुकान पर बैठे हैं। चांदीलाल वहाँ घुटनों पे बैठ जाता है और अपने सेठ को कहता है, सेठ जी, सेठ जी। लेकिन सेठ उसकी तरफ नहीं देखता। तब दुकानदार कहता है, अरे देखो पीछे चांदीलाल आया है सेठ जी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगा क्या। सेठ जी, मुझे मेरी मेहनताना दे दीजिए, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, हम भूखों मर जाएंगे। मेरी पत्नी बहुत भूखी है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, हम बहुत बीमार हो जाएंगे, कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन बूढ़ा लाला तो गुस्से से तमतमा गया। अरे यहाँ क्या खैरात बट रही है, तू कभी खेत पर तो आता नहीं, आता है तो फिर वहाँ पे बैठा रहता है। 2-4 धान की तूने बालियां क्या लगा ली, उसका क्या मैं तुझे महीने भर का मेहनताना दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा तू 1-2 के सिक्के ले और दफा हो जाए यहाँ से, और यहाँ पे दिख मत जाइयो। पता नहीं क्या मैं तेरा ठेका ले रखा है, फ्री में मुझे तुझे पैसे दूं, जाता है कि अब तेरा लात घूसे से स्वागत करूं। अरे तूने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। पैसे पैसे, किस बात के पैसे,
बहुत हो गया, अब मैं नहीं सुनूंगा ये सब। चांदीलाल छोटा सा मुंह बनाकर अपने घर जाता है और खूब तेज रोने लगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, अरे बस करो, अब कितना रोओगे। मैं क्या बताऊं, मैंने लाला से दोबारा कहा कि मेरे पैसे दे दो, उसने मुझे बहुत मारा और भगा दिया। अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम भूखे मरेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं तुम्हारा भी ख्याल नहीं रख पाता हूं। मुझे माफ कर दो सुधा, मुझे माफ कर दो। सुधा ये बातें ध्यान से सुन रही थी। तब वो चांदीलाल कहता है कि उसे बैंक का बाबू मिला था, जिसने उसे उपाय दिया कि वह जंगल से जाकर लकड़ी लाए और यहाँ आकर बेचे। उसको ये उपाय अच्छा लगा। तो सुधा कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जंगल जाइए, वहाँ से लकड़ी लीजिए, वहाँ तो आपको कोई नहीं रोकेगा। जंगल तो सबका होता है, और वहाँ से लकड़ी आप गाँव में बेचिए। ठंड भी आने वाली है, लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो उनको जरूरत होगी, सभी लोग जंगल नहीं जा सकते हैं। चांदीलाल ये सुनकर जंगल की ओर निकल पड़ा और पूरे रास्ते सोचता रहा कि उसकी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां हैं, ये गरीबी तो उसे मार ही देगी। वह चुपचाप चले जा रहा था और तभी वह चौराहे पे पहुंचता है। सोचता हुआ निकलता है। पीछे से हरिया उसे आवाज लगाता है, लेकिन चांदीलाल पीछे नहीं देखता है। उसे तो जैसे कोई सुध ही नहीं थी। हरिया बोलता है, अरे कुछ तो बोल, चुप क्यों है। लेकिन चांदीलाल कुछ नहीं बोलता। हरिया वहाँ चुपचाप बैठकर बोलता है, अरे इसे क्या हो गया, कहीं से कोई सदमा तो नहीं लग गया। काम से निकालने के बाद किसी से बात तक नहीं की। थोड़ी ही देर में चांदीलाल घने जंगलों में पहुंच जाता है। वह देखता है, अरे इतना घना जंगल, मैं यहाँ से कहाँ से लकड़ी लूंगा। यहाँ तो घने पेड़ है और कई सारे जंगली जानवर है, यहाँ तो जान का खतरा है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा और कोई दूसरी जगह जाके लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी। यह सोचकर चांदीलाल वहाँ से निकल जाता है और जल्द ही एक बहुत सुंदर जगह पे पहुँच जाता है। वहाँ पर तालाब होता है और चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली होती है, लेकिन वहाँ कोई सूखा पेड़ नजर नहीं आता। तब चांदीलाल कहता है, अरे यहाँ तो कोई सूखा पेड़ नहीं है, मैं कैसे इन हरे पेड़ों को काट दूं? क्या इनको दर्द नहीं होगा? मैं ऐसे नहीं काट सकता। लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं कुछ देर आराम करूं और फिर लकड़ी काटूं। चांदीलाल वहाँ खड़े होकर ये सब बातें सोच रहा होता है। वह इधर उधर चेहरा घुमाकर देखता है, उसे कोई भी जगह नहीं मिलती है। वहाँ पे चारों ओर पानी होता है। वह वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक खूबसूरत गार्डन मिलता है। वह उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे इतने घने जंगल में इतना सुंदर बगीचा कहाँ से आया? ये किसने बनाया? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ, लगता है किसी जन्नत में आ गया हूँ। यह सोचकर वह आराम से वहाँ बैठ जाता है और सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है। कर वह दोबारे अपने आगे की सफर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जो कि बहुत सुंदर होती है। वह सोचता है, अरे इतने घने जंगल में इतनी सुंदर झोपड़ी किसकी होगी? यहाँ पे पानी है, सब कुछ है, खाने पीने की चीजें हैं, लगता है किसी का घर है। जाकर देखता हूँ, कोई मिलेगा तो कहूँगा कि आज रात यहीं रुकने दे, ताकि मैं कल सुबह दोबारा जंगल से लकड़ियाँ देखूं। यह सोचते हुए चांदीलाल उस घर में जाता है, लेकिन देखता है वह घर पूरी तरीके से खाली है और एक सुंदर घर है जहाँ हर चीज की सुविधा है। अरे ये तो बाहर से इतनी मामूली दिख रही थी, जैसे कितनी छोटी सी झोपड़ी हो, और अंदर से इतना आलीशान, इतना सुंदर बेड, इतने सुंदर यहाँ पे फर्नीचर, कितनी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर, और यहाँ कोई है भी नहीं। कितनी देर से बैठा हूँ, आवाजें लगा रहा हूँ, लगता है मेरी किस्मत खुल गई, मैं अपनी पत्नी को यहीं लेके आऊंगा। वह भाग भाग कर अपने घर पहुंचता है। तब उसकी पत्नी उस पर चिल्लाने लगती है, अरे तुम कहाँ थे 2 दिन से, अभी तक नहीं आए? मैं यहाँ परेशान हूँ। मकान मालिक आया था और पैसे मांग रहा था, उसने कहा है आज घर खाली करने के लिए। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से तुम 2 दिन से नहीं आए, मैं मांग मांग के खाना खा रही हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मुझे यहाँ से जाना है, अब मैं नहीं रह सकती। तब चांदीलाल चुपचाप खड़ा होता है
और उसे सारी बातें बताता है। अरे हमारी किस्मत खुल गई है, जंगल में एक बहुत सुंदर झोपड़ी है, मैं देख के आया हूँ, मैं तुम्हें वहीं लेके जाऊंगा। वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, हम खुशी से वहाँ रह सकते हैं। जब तक वहाँ कोई नहीं आता तब तक हम दोनों वहीं रहेंगे, जब कोई आएगा तो हम उनसे काम मांग लेंगे। अभी तुम अपना सामान बांधो और चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। सुधा ये बातें सुनकर कहती है, अरे किसकी झोपड़ी है, कोई हमें मार के भगा देगा तो हमें वहां से भी जाना पड़ेगा। बिना पूछे हम किसी के घर में कैसे रह सकते हैं। और ये अब तुम कहाँ से क्या बातें करते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन अभी इस घर को खाली करना जरूरी है, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और जल्दी से सारा सामान बांध लेती हूँ। चांदीलाल और सुधा दोनों जंगलों को पार करके उस छोटे से घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब सुधा अंदर से उस घर को देखती है तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह खुशी से झूम उठती है और कहती है, अरे कितना सुंदर घर है, ये कैसे मिल गया। अरे भगवान, यही तो हमारी किस्मत है। देखो, मैं यहाँ पे 3 दिन रहा लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं मिला। अभी मैं तुम्हें लाया हूँ, अभी भी कोई नहीं है। इसका मतलब ये भगवान ने हमें घर दिया है। जब तक यहाँ कोई नहीं आता हम यहाँ रुकेंगे, जिस दिन आएगा तो हम खाली कर देंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। मैं बहुत परेशान हो गई थी उस घर में, उस गांव में। लोग हमें ताने देते थे कि हम मांग कर खाना खाते हैं और हमारी किस्मत भी खराब थी। लेकिन आज आपने इतना सुंदर घर चुना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल को कोई आएगा भी तो हम उनका काम कर देंगे, हम ऐसे फ्री में नहीं रहेंगे। चांदीलाल को भी सुधा की बातें अच्छी लगती है। सुधा कहती है, अब मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। यहाँ पे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देखो कितना सुंदर कंबल है, आज तक मैंने ऐसा कंबल नहीं देखा। दोनों बातें करते हुए वहीं बैठ जाते हैं। बातें करते करते चांदीलाल की आंखें कब लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। उनकी ये सुकून की नींद थी।